हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हमारी चल रही है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम देखेंगे एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट। ठीक है, अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखते हो पहले उनको देखिए, क्योंकि बीच में से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट जो टॉपिक है वो इसे जस्ट जो पहले वाला वीडियो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो एन आइसोट्रॉपी इफेक्ट देखेंगे हम लोग आज। उसका एक नाम और है सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है देखेंगे सब चीजें हम। और एक नाम और है इसका पाई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। पाई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, कौन कौन से नाम है? 3 नाम है एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन नेम है इसका वो एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट है। बाकी इसके अदर नेम सेकेंडरी फील्ड इफेक्ट, हिंदी में द्वितीय क्षेत्र प्रभाव, और इसका एक नाम और है पाई मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बेंजीन का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बेंजीन की मैं आपको एक मॉडल से आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। पहले हम लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वहां से एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखो बेंजीन, हम एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट देख रहे हैं बेंजीन के अंदर। क्या होता है एनाइसोट्रॉपी समझेंगे। पहले एक बार बेंजीन ड्रॉ कर देती हूं मैं। ये देखो, आपको पता है बेंजीन है ये। ठीक है, बेंजीन को आपको पता है बेंजीन में क्या होता है, इस तरह से ये पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? ये पाई ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। यानी कि यहां पे ये क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के। ईच कार्बन पर क्या होते हैं, ये पाई ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बॉन्ड को हटा देती हूं क्योंकि मैंने ऑर्बिटल शो कर दिए, ये लो। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि बेंजीन बनी हुई है, और बेंजीन के एवरी कार्बन पर, ईच कार्बन पर मैंने क्या बनाया हुआ है, पाई ऑर्बिटल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें एक एक क्या होता है, आपको पता होगा बॉन्डिंग कैसे होती है। पाई बॉन्डिंग, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे होती है, ये वाला यहां से ओवरलैपिंग हो जाती है, एक ओवरलैपिंग नीचे वाली लोब की हो जाती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह एक ओवरलैपिंग ये वाली लोब की और ये वाली लोब की ओवरलैपिंग, और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती है इन लोब्स की, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पाई ऑर्बिटल शो कर रखे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और आपको पता हो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। 6 तो कार्बन हो गए यहाँ पे, और ईच कार्बन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है इस तरह से। ठीक है, ये लो। अब ये जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको बताती हूँ मॉडल के थ्रू। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। ये बेंजीन है, आपको पता है प्लेनर होती है बेंजीन। आप लोग फर्स्ट ईयर 11th से ही पढ़कर आ चुके हो बेंजीन प्लेनर है, प्लेनर है, और प्लेनर की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होगी। ठीक है, वो सब चीजें पता होगी आपको। ये बेंजीन है, ये बेंजीन बना रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो बेंजीन की ये जो मैंने ये माचिस की तीली से बनाई, ये हाइड्रोजन है। क्या है ये जो हाइड्रोजन ऐसे लग रहे हैं हमको कि इधर इधर इस तरह से, वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये बेंजीन के बिल्कुल सीध में ही है। देखो ये बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन प्लेनर होता है इसलिए ये प्लेन है। मेरा हाथ को प्लेन मानो, ये टच कर रही है बेंजीन हाथ के, तो ये जो हाइड्रोजन है वो भी हाथ को टच करने चाहिए। मतलब हाथ मेरा छोटा है, पड़ गया तो इसलिए दूर बाहर की तरफ आ रहे हैं, बट उसी प्लेन के अंदर है जिस प्लेन में मेरा हाथ है। देखो आप अच्छे से देखो, माचिस की तीली वाले क्या है, हाइड्रोजन है। और जो मैंने ईयरबड से बना रखे हैं ये हमारे पी ऑर्बिटल है। ये देखिए पी ऑर्बिटल, प्रत्येक कार्बन पर हमारा क्या है, एक पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल है, ये ऊपर वाली लोब है, और ये नीचे वाली लोब है। ये नीचे वाली लोब है। ठीक है, ये ऊपर वाली लोब और ये नीचे वाली लोब है। ठीक है, और ये सारे जो माचिस की तीली वाले हैं, जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीध में है कार्बन के। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे है, बिल्कुल सीध में है, इस तरह से बिल्कुल सीध में आएगा। यानी कि ये कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे इस तरह से आगे बॉन्ड निकल रहा है, और वहां पे हाइड्रोजन है। ये कार्बन है तो आगे बॉन्ड निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हम इसको त्रिविम में नहीं दिखा सकते इसलिए इस तरह से शो किया है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है इस तरह से। तो ये देखो, ये मैंने सब कार्बन एक प्लेन के अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन
जब साइक्लिक मोशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे उसका एक मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होता है, बता रखा है पिछले वीडियो में। अब देखो आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, आपको पता है यहाँ पे कि जो पाई जो बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या करती है, मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है। ये देखो मैं सर्कुलर मोशन अलग पेन से दिखा देती हूँ, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, मोशन करती रहती है। इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। ऊपर वाली लोब्स है ये, ठीक है, और ये ऊपर वाली लोब्स की इस तरह से मोशन करते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाली लोब, ये नीचे वाली, इसको मैं ब्लैक से, ये नीचे वाली लोब्स, ये अभी मैं आपको मॉडल में दिखाऊंगी, ठीक है। देखो क्या होता है, ये ऊपर वाली लोब्स है, इस तरह से ये ऊपर वाली लोब है, ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये मोशन होता रहता है इस तरह से, ऊपर वाली लोब का ऊपर और नीचे वाली लोब का नीचे, ठीक है। ऊपर वाली लोब का जो इस तरह से दिख रहा है वो जो ये है वो ये रहा, ऊपर वाली लोब है, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और नीचे वाली लोब में इस तरह से, तो नीचे वाली लोब में इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ऊपर वाली लोब में इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन। और अब आप जानते हैं अच्छे से, तब भी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तब क्या होता है मुझे बताओ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत, हम लोग शुरू से पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट वीडियो से, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो क्या होता है बताओ, वहां पे उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। समझ में आ गई मेरी बात, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन है चाहे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जब भी कोई मोशन करता है तो क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको, तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होता है, आपको अच्छे से पता होगा, 11th क्लास में ही शायद मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस्ड होता है, अगर मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन इस तरह से है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। मोशन किस तरह से हो रहा है, इस तरह से मोशन हो रहा है इनका, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, इस तरह से। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो भी है बाद में बताऊंगी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा इस तरह से, ये ऊपर से नीचे, ये सामने से ऊपर से नीचे आके या नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है, ये इधर साइड से ऊपर से नीचे या नीचे से आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरह से मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा हमेशा ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब मोशन हो रहा है तो ऊपर की तरफ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, तो इस तरह से निकलेगी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से निकलेगी, सामने से निकलेगी, मतलब चारों तरफ क्या होगा, एक जाल सा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस तरह से ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है। ये समझ में आ गई, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रही हूं अभी, देखो ये लो, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, क्योंकि मेरा जो मोशन हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था, तो इस तरह से मोशन हो रहा था, परपेंडिकुलर मैंने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखिए यहां से मैं मशीनों के थ्रू, लैब में हमारे पास मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू मैं यहां से क्या करती हूँ, आपको पता है ये B0 देते हैं अपन नीचे से, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। पिछला वाला वीडियो जरूर देखना, वहां से मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर, कुछ जो प्राइमरी चीजें वहां मैंने बता रखी हैं, इसलिए आप लोग वो जाकर देखना। पहले देखिए
ये B0 बना रखा है, डाल रखा है मैंने। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीचे से लगा रखा है, जो कि मशीनों से लगता है, बाहर से लगा रखा है। ये क्या है? B0 क्या है? मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा क्या है? B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये मैंने बाहर से लगा रखा है, और ये जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है। अब सोचो आप कि ये मशीनों से लग रहा है, ठीक है, और ये बेचारा खुद ही इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये तो बहुत थोड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मशीनों से लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये। कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये। और जो अपने आप जो इंड्यूस्ड हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, वो कैसा होगा? वीक होगा। कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां तक समझ में आया कि अब आपको ये समझ में आ गया कि मैंने ये, आप लोग डायग्राम देखते हैं बुक्स के अंदर तो देखते हैं वहां पे कि इस तरह से सीधा निकला होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ में आ गया कि क्यों सीधा निकला होता है, क्योंकि मोशन इस तरह से होता है, तो इसके परपेंडिकुलर वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जनरेट होंगी। ठीक है, अब सुनो, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग के आगे जब भी कोई वीक आता है तो अपने आप को वहां उस एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा इससे, इस मैग्नेटिक फील्ड से जो स्ट्रॉन्ग वाला है उससे बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका अपोज करेगा। ठीक है, अब अपोज करने की स्थिति में क्या होगा? जब ये अपोज करेगा तो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है, तो अपोज करेगा, यानी कि ये नीचे से ऊपर आ रही है तो अपोज करेगा, तो ये ऊपर से नीचे धक्का देगी, इसको ये धक्का देगी। ठीक है, ये नीचे से ऊपर लग रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड है, जो वीक वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब अपोज करेगा तो ऊपर से नीचे धक्का देगा इसको। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाओ। ठीक है, ये जा रहे हैं हम ऊपर से ये नीचे। क्यों? क्योंकि अपोज करने की कोशिश कर रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे ये इस तरह से गया। लेकिन अब चूंकि वो सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन तो होना ही है, तो ठीक है, यहाँ नीचे तो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोज हो गए डायरेक्शन। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सर्कुलर मोशन जाएगा तो जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब वापस जब ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा? फिर से मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में आ गई, देखो डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे को सर्कुलर मोशन तो करना ही है। यहां तो बेचारा अपोज कर ही रहा था वो, लेकिन वो सीधा तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जब यहां से निकलेगा तो ऑब्वियसली इधर जाएगा, इधर जाएगा तो सीधा हो जाएगा। जो इसकी डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं सेम डायरेक्शन को? क्या बोलते हैं? अलाइंड। यानी क्या हो गया यहाँ पे? ये अलाइंड हो गया। इसको हटा, क्या हो गया? अलाइंड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? अलाइंड हो गई। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि यहां पे क्या हुआ था? अपोज हुआ था। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है? अपोज कर रही है इसके जो ये जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो इसी तरह इसका देखते हैं। यहां से ये अपोज कर रहा है, वापस से सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वापस से नीचे आएगा तो फिर से अपोज करने लगेगा। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? अलाइंड हो रहा है। ठीक है, यहां पे अलाइंड हो गया, तो यहां पे और यहां पे अलाइंड हो गया, और यहां पे अपोज हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब देखो, अब आप समझो, इसको मैं सीधा बना देती हूँ H। ठीक है, अब देखो दो फील्ड चूज कर रही हूं। ठीक है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, जहां पे क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है। यहां पे भी अपोज हो रहा है मेरा। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना ढंग से? ये मैंने दो फील्ड सेलेक्ट किए हैं। एक तो वो जहां पे क्या हो रहा है? नीचे वाला जो फील्ड है जहां पे अपोज हो रहा है, एक ऊपर वाला फील्ड जहां पे अपोज हो रहा है, और बाकी यहां पे क्या हो रहा है? ये कोन जो बनाए हैं दो मैंने, इन कोन के बाहर क्या हो रहा है? अलाइंड हो रहा है। देखो सारी चीजें इस कोन के बाहर देखेंगे हम लोग तो जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। बाकी अगर हम देखें कोन के बाहर देखें तो सारी चीजें क्या है? अलाइंड है। मतलब जो सारी चीजें से मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने स्ट्रॉन्ग लगा रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। अब देखो आप कोन के बाहर अंदर की अगर बात करें, ठीक है, अगर कोन के इनसाइड द कोन अगर बात करें, इनसाइड द कोन,
इनसाइड द कोन क्या हो रहा है, देखो अब ये क्या B0 है मेरा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है मैं उसको B इलेक्ट्रॉन्स मान लेती हूँ। ये क्या मान रही हूँ उसको, B इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट हुआ है तो उसको मैंने B इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है। अब आप कोन के अगर अंदर देखोगे तो क्या हो रहा है, B0 का अपोज कर रहा है B इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो है वो छोटा सा जो पार्ट है वो इसका अपोज कर रहा है। तो टोटल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B0 में से कितना घटा दो, इतना इसने अपोज कर दिया B0 का, तो B0 में से कितना अपोज किया उसने, B इलेक्ट्रॉन अपोज किया है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। कितना अपोज किया है, B0 टोटल था, ठीक है, जो लग रहा था, और उसमें से कितना घट जाएगा, कितना अपोज कर दिया उसने, B इलेक्ट्रॉन अपोज कर दिया, ठीक है। जबकि आउटसाइड द कोन क्या हो रहा है, आउटसाइड द कोन क्या हो रहा है, आउटसाइड द कोन क्या हो रहा है कि B0 तो लग ही रहा है, लेकिन साथ में बेचारा उसको जब मुझे यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन करना पड़ा तो जो इसकी जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो इसके डायरेक्शन के अलाइंड होगी, यानी कि ये भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, B0 प्लस B इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है। बाहर के, अगर बाहर की कोन के बाहर की अगर बात करें तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, और कोन के अगर अंदर की बात करें तो B0 में से B पाई घटाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट हो रहा है, ठीक है, और B इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, और बाहर की अगर बात करें तो B0 और B इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपना जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कोई भी अगर प्रोटॉन अगर इस कोन के अंदर छुप कर बैठा हुआ है, कोई भी प्रोटॉन अगर इस कोन के अंदर छुप कर बैठा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, शील्ड, उसकी रक्षा कर लेगा ये, ठीक है, वो शील्डेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शील्डेड हो जाएगा। कैसा, शील्डेड, यानी परिरक्षण हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा उसका, परिरक्षण, परिरक्षण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोन के बाहर कोई प्रोटॉन बैठा हुआ है, उसका रक्षण नहीं हो पा रहा है, उसका रक्षण नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो डी शील्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी शील्डेड, वी परिरक्षण बोलते हैं हिंदी के अंदर, वी परिरक्षण। समझ में आ गई। तो कोन के अंदर जो प्रोटॉन बैठा होगा उसका रक्षण होगा, शील्डेड होगा, और जो कोन के बाहर बैठा हुआ है वो डी शील्डेड होगा। अगर बेंजीन की बात करें, अगर बेंजीन की बात करो, देखो ये बेंजीन है, ठीक है। अब सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, तो यहाँ पे मेरा ये जो है मेरा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ठीक है। इस ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, कौन का बनेगा, एक कौन का बना है, एक तो ऊपर बना है, एक कौन ऊपर बना है, और एक कौन का बना है, नीचे बना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां से तो इतना समझ में नहीं आएगा, अब इसको देखकर मुझे बताओ कि प्रोटॉन कौन का है। पहली चीज तो एक कौन ऊपर है इस तरह से, और एक कौन का है नीचे। मुझे ये बताओ कौन के अंदर कोई प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन ये है, प्रोटॉन ये है, ठीक है, ये जो माचिस की तीली है ये प्रोटॉन है। अब मुझे बताओ इस कोन के अंदर कोई प्रोटॉन है क्या, इस कोन के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं, कि प्रोटॉन तो यहाँ पर है। अब मुझे बताओ इस कोन के अंदर, नीचे वाला जो कोन मैंने बना रखा है, ये वाला जो कोन मैंने बना रखा है, इस नीचे वाले कोन के अंदर कोई प्रोटॉन है क्या, इससे साफ पता चल जाएगा तुम्हें इस नीचे वाले कोन के अंदर कोई प्रोटॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो ये रहे मेरे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो बेंजीन होता है उसमें कोन के अंदर कोई भी प्रोटॉन नहीं है। ये ऊपर वाला कोन है, ये जो कोन बना है, और ये नीचे वाला कोन है, इस कोन के अंदर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो यहाँ बैठे हुए, तो कोई भी प्रोटॉन शील्डेड नहीं हो पाएगा, सारे प्रोटॉन्स डी शील्डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो बेंजीन के सारे प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे, ठीक है। और डी शील्डेड होकर, अभी खैर मैंने डेल वैल्यू नहीं पढ़ाई है आपको, मैं पढ़ाऊंगी उसको अभी, ठीक है, डेल वैल्यू के हिसाब से। तो इसकी डेल वैल्यू काफी हद तक डाउन फील्ड की तरफ चल जाती है। कल जो पिछला वीडियो से मैंने आपको बताया था उसमें कि डी याद करने का तरीका बताया था, डी मतलब डी शील्डेड, और अदर डी का मतलब, अनदर डी का मतलब डाउन फील्ड। कौन सा, डाउन फील्ड, यानी कि वहां मैंने आपको सिग्नल बताया था, एनएमआर सिग्नल बताया था, और मैंने बताया था ये अप फील्ड होती है, और मैंने बताया था ये डाउन फील्ड होती है, ठीक है, ये अप फील्ड होती है और ये डाउन फील्ड होती है। तो आप समझ जाना वहां पे कि जो बेंजीन का प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड मतलब इधर की साइड मिलेगा।
क्यों मिलेगा इधर की साइड? क्योंकि वो डीशील्डेड हो गया। वो डीशील्डेड क्यों हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार और बेंजीन के स्ट्रक्चर को देख लो। अब हम खत्म करने वाला लेक्चर, तो एक बार बेंजीन के स्ट्रक्चर को और देख लीजिए। प्रोटॉन यहाँ है जबकि कौन यहाँ है ऊपर और नीचे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, प्रोटॉन ऐसे है, बिल्कुल सीध में बेंजीन की में। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो सारे के सारे बेंजीन के प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? डीशील्डेड हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अगर हाँ, इसके अलावा मैं आज बेंजीन का एग्जांपल लेके आई हूँ। इसके अलावा एसिटिलीन, मतलब एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, और एल्डिहाइड, और भी मैं बहुत सारे एन्यूलिन के एग्जांपल लेकर आऊंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।